हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये जो मॉक टेस्ट है ये हमारी पेड बैच का वीडियो सॉल्यूशन है, मैं उसको दे रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज मैं ये इसके बाद कोई भी पेड मॉक टेस्ट की आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। रिक्वेस्ट थी आपकी, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और ये बहुत ईजी लेवल का मॉक टेस्ट है, तो इसके अंदर टारगेट ये होना चाहिए कि आउट ऑफ 30 आपके कम से कम रैंक के अंदर 28 नंबर आने चाहिए। इससे कम आ रहे तो बहुत खराब तैयारी है। ठीक है, इसके बारे में बताऊँ आपको। A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे 50 रुपीज़ में आपको लेटेस्ट 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और पिछली बैच के 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कुल मिला के 25 एयरफोर्स वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब 25 लगाने की जरूरत नहीं, जो लेटेस्ट में 10 मॉक टेस्ट ऐड कर रखा है मैंने वो लगा लो। 50 रुपीज़ के अंदर है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी हमने डाला है, वो सफिशियंट होगा आपको। A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप नहीं समझ में आता है यूज़ करने तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। और हमारी लास्ट टाइम की जो पेड पीडीएफ्स हैं उनको पढ़ के ही जाना बॉस, क्योंकि इस पीडीएफ से 100% सवाल आने वाले हैं, या तो सेम पैटर्न के या तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन या फिर सेम पैटर्न के। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग और मैथ 100% एक सिंगल सवाल भी बाहर के कंसेप्ट का यूज करके नहीं आएगा, पीडीएफ के कंसेप्ट का यूज करके आएगा। और सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ है। करंट अफेयर जीके भी ऑलमोस्ट 60% आने की पॉसिबिलिटीज होती है, ज़्यादा नहीं आती करंट अफेयर जीके कहीं से, तो 60% तो आराम से आ जाती है। वोकैबलरी और इंग्लिश ग्रामर जो है हमारा 80% पीडीएफ से ही रहता है हर बार, और इस बार भी तो ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, तो अभी जाके आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ को खरीद सकते हो। और पीडीएफ की प्राइस थोड़ी सी महंगी है, ये 50 रुपये में नहीं है, ये 220 रुपीज़ में है। व्हाट्सअप कर लो, पीडीएफ की प्राइस पूछ लो। ठीक है, और अलग अलग पीडीएफ भी लेना है वो भी मिल जाएगा। और हाँ, व्हाट्सअप पे पीडीएफ भेज दी जाएगी, प्रिंट कराना तो वो भी। और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करके पूछ लो, आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप पे। और एक बार नहीं 2 बार पढ़ के जाओ एग्जाम से पहले, और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे, मैं ये चीज़ गारंटी देता हूँ। एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा, थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप फोड़ दोगे। तो चलो अब हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कह रहा है HTML का फुल फॉर्म बता दो। देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल है HTML, जो कि कंप्यूटर क्लास में पढ़ाया भी गया था आपको। दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया। देखो 2022 ही क्यों, इसके बाद का क्यों नहीं पूछा जा रहा है भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कि 2022 के ही आने वाले एग्जाम में। कहोगे 2024 चल रहा है तो 2022 के क्यों आएंगे जनाब, 2022 में ही ये हुआ है। इसके बाद का जो शेड्यूल है वो अभी फिक्स ही नहीं है, 26 वाला फिक्स ही नहीं है कि कहाँ पे होगा। कहा तो गया था कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, बट वो फिक्स नहीं है कि कहाँ पे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर मैंने नहीं बोला, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा ये। ठीक है, पहले 26 वाला कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, बट अभी उसको कैंसिल करके, मतलब अभी वो फिक्स नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी 2022 का ही पूछने की पॉसिबिलिटी है कॉमनवेल्थ के। फिर कह रहा है किस क्षेत्र में क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर, उसका मतलब पुलित्जर अवार्ड किस में दी जाती है बताओ। तो ऑब्वियस चीज है, लिटरेचर और जर्नलिज्म में दी जाती है, साहित्य और पत्रकारिता के अंदर दी जाती है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH4N2O, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था वो। फिर अगला सवाल आपसे कह रहा है ना कि अगर देखो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल होता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का जो कार्यकाल होता है, वो कितने साल के लिए होता है। 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, 5 साल के बाद उसको चेंज किया जाता है। फिर करो या मरो का डू एंड डाई का जो नारा था या फिर मंत्र था, किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के लिए, जो कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी चुने गए। ठीक है, सॉरी सिलेक्ट किए गए हैं इस पोस्ट के लिए। अब ये रीजनिंग का सवाल है। 56, 90, 132, 184, 248, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो गाइस, अगर रागा में आपके 30 आउट ऑफ पता है कम से कम 28 नहीं आते ना, तो तैयारी आपकी खराब है। बहुत ही ईजी लेवल का पेपर है ये। अगर 28 से कम स्कोर कर रहे हो देन आपकी प्रिपरेशन बहुत गंदी है। ठीक है, 25 से 28 मान लो जो कर रहा है उसकी प्रिपरेशन एवरेज है। 20 मतलब 28 से जो कम कर रहा है 25 से ज़्यादा कर रहा है एवरेज वाले, बिलो 25 जाओगे ना तो बहुत गंदे वाले होंगे आप, मतलब प्रिपरेशन वाले। आप कैसे हो पता नहीं, लेकिन अभी प्रिपरेशन गंदी है। ठीक है, कम से कम 27-28 तो आपके इसमें आने ही चाहिए। 30 में 30 आ जाए तो क्या कहना, मज़ा आ जाए। ठीक है, 56, 90, 132, 184, 284, 248। फिर अगला क्या हो जाएगा, देखो 56 के अंदर क्या ऐड कर रखा है, 34 ऐड कर रहा है। फिर इसके अंदर इसने 42 ऐड कर रखा, इसके अंदर इसने 52 ऐड कर रखा है, इसके बाद इसने 64 ऐड करा। तो अगला क्या करेंगे ऐड, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा किस तरीके से ऐड करा है, तो मेरे को एक स्टेप और नीचे जाना चाहिए। इसमें कितना ऐड कर रखा गया ये जो बताओ, 8 ऐड कर रखा गया है, इसमें 10 ऐड कर रखा गया है। 52 में अगर आप 12 ऐड करोगे यू विल गेट हियर 64। 64 में अब क्या, मेरे को देखो 8, 10, 12, तो अगला इवन नंबर मतलब अगला सम संख्या 14 होता है। तो 64 में अगर मेरे को 14 ऐड करा दूंगा
मेरे को क्या मिल जाएगा ये 78। तो मेरे को अब क्या करना है, 248 के अंदर 78 ऐड कर दूंगा, 326। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा, वह दाएं मुड़ा, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, फिर अंत में बाएं मुड़ा। वो आप किस दिशा के अंदर चल रहे हैं? देखो इसका ना एक सिंपल सा तरीका है, तो आप इसको राइट लेफ्ट लेके भी चल सकते हो। देखो मान लो सबसे पहले वो कहाँ मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अंत में कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। वो अब पहले पश्चिम में चल रहा था ना, अब एक राइट को एक लेफ्ट से कटा लो, अब पश्चिम में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, अब राइट मुड़ा लो। वो अब नॉर्थ में जा रहा है भाई, सिंपल। चलो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। डिस्टेंस ना दिया रहे, सिर्फ राइट लेफ्ट दिया रहे, तो इस तरीके से कर देना, एक राइट को एक लेफ्ट से कटाते चला जाना। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो, MUSPOPAPOTIS का वर्ड का यूज करके बताओ इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूज इन द गिवन वर्ड। इसका यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है, ये चीज बताओ। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं वीडियो को रोक के। मेरे लिए थोड़ा इजी ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन सेट किया तो मेरे को पूरा सोल्यूशन याद है। ये चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो आपको टाइम लगेगा। मेरे लिए कुछ ज़्यादा ईजी हो गया क्योंकि मैं तो सेट कर रखा है ना, तो आपने सेट नहीं किया तो आपको टाइम लगेगा। तो जो कि इसके अंदर हिपोपोटामस वर्ड बना सकते हैं हम लोग। तो हिपोपोटामस वर्ड का है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आगे देखते हैं, कह रहा है रीना विनय की बहू और सुरेश की साली है, मनोज विनय का पुत्र और सुरेश का इकलौता भाई है। तो रीना और मनोज के बीच का संबंध बताओ। देखो रीना जो है ना, विनय की बहू है, तो विनय की बहू कैसे होगी? कोई विनय की क्या होगी, एक पुत्र होगा, और उसके पुत्र की कोई वाइफ होगी, डेट विल बी बहू। ठीक है, डॉटर इन लॉ। और फिर कह रहा है मनोज जो है ना विनय का पुत्र है, सॉरी विनय की बहू और सुरेश की साली है। तो ये जो है ना सुरेश की साली, इसका मतलब इसकी कोई बहन है, और इसके हस्बैंड जो है ना वो सुरेश है। ओके, कह रहा है मनोज विनय का पुत्र है, पुत्र, और सुरेश का इकलौता भाई है। मतलब सुरेश का इकलौता भाई भी है ये मनोज, और विनय का पुत्र भी है। तो मतलब मनोज और सुरेश भाई हो गए, और इन दोनों की पत्नियां एक दूसरे की बहन हो गई। तो कह रहे ना कि बताओ रीना मनोज के बीच क्या संबंध है? तो रीना और यही होगी ना, रीना और मनोज के बीच का जो संबंध हो गया वो पति पत्नी का हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, क्या है ना, BC डैश डैश AB डैश DBC डैश डैश का आगे का सीरीज मतलब बताओ, जो बीच में फिल करना वो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे BC डैश डैश AB डैश DBC डैश डैश। ठीक है, ये चीज देखो मेरे को यहाँ पे लिख रखा है ना BC। ठीक है, तो मेरे को ये BC से बंद कर लो, क्लियर है। B से स्टार्ट करना, तो मैंने B से बंद कर रखा है यहाँ पे। तो ये मेरे को कोई सीरीज मिलेगा ही नहीं ऐसे मैं बंद कर दूँ तो, बिकॉज ये 3 की मेरे को पेयर मिल गई और इधर 4 है, मैं यहाँ पे बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है ना, ये 4 के कुछ पेयर बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, 4 के। तो गाइज यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, BC है, और एंड इनका D से कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी BC है, और इनका स्टार्टिंग AB है। ये मैटर नहीं कर रहा AB है क्या, अगर ये D से एंड कर रहा है, यहाँ पे BC है, मतलब ऑब्वियस चीज है, हम यहाँ पे ना तो B भर सकते हैं ना ही C भर सकते हैं। या तो A भरोगे या तो D भरोगे, बिकॉज B और C आ चुके हैं। तो B वाला ऑप्शन नंबर A कट गया, तो बचा कौन सा, BCD के अंदर जो है A। तो उसके अंदर हम अगर A भर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हम अगर A भरेंगे तो मेरे को यहाँ पर भी BC के बाद A भरना होगा, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे भी A और लास्ट से सेकंड नंबर पे भी A। तो यहाँ पे कैसा वो रूल फॉलो कर रहा है, तो लास्ट से सेकंड में देखो इसमें A मिल रहा है और फर्स्ट नंबर पे A मिल रहा है। तो मेरे को आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आंख बंद करके आंसर कहूँ C तो भी मेरा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है आगामी परसों रविवार है, मतलब आज टुडे जो है ना, अगर टुडे के बाद एक नेक्स्ट डे आएगा कल, और कल के बाद का जो डे होगा डेट इज संडे। ठीक है, चलो अब कह रहा है ना कि ये बताओ कि बीते परसों को कल के बीते परसों कौन सा दिन होगा, मतलब कल के बीते, ये आज है ना, मतलब जो कल बीत गया है, मतलब एक दिन पहले जाओ। ठीक है, और उसके पहले दिन कौन सा आएगा, तो मतलब आज देखो एक ये संडे है, तो उसके पहले कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। ये चीज तो क्लियर है, सैटरडे से पहले फ्राइडे होगा, तो ये भी चीज क्लियर है। तो कह रहे ना कि बताओ आगामी कल जो है ना, कल के बीते परसों कौन सा दिवस होगा, मतलब कल के बीते परसों आपसे पूछ रहे हैं। ओके, तो भाई इसके अंदर एक चीज तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया गया है, किस दिन के बारे में कह रहा है ये कह रहा है आगामी कल, मतलब जो कल आने वाला है, मतलब डेट इज ये डे, और इसका बीता हुआ परसों कौन है, मतलब ये वाला डे। ठीक है, तो मतलब ये फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे से पहले क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ोगे तब जाके बनेगा ये, अदरवाइज ये नहीं बनेगा आपसे। 14 नंबर कह रहे हैं ना, 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 473 का मतलब है सी गुड पिक्चर, 729 का मतलब है पिक्चर एंड पिक्चर्स आर फ्रेंड। तो सी के लिए बताओ, ये क्वेश्चन पहले यूट्यूब पे भी करा रखा गया। तो सी का मतलब देखो कहाँ कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और गुड पिक्चर्स है, गुड पिक्चर्स है। तो इसके अंदर पिक्चर वर्ड है, इसके अंदर पिक्चर वर्ड है, दोनों के अंदर 7 छुपा है तो मैंने कटा लिया। ठीक है, इसके अंदर 7 छुपा है तो मैंने 7 कटा लिया। और इसके अलावा मेरे को पिक्चर के अलावा गुड गुड ऊपर और सेकंड में दिख रहा है गुड, और दोनों के अंदर मेरे को ना एक चीज़ 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 मैं कटा लूंगा, तो गुड गुड कट जाएगा, तो सी बच गया इधर और इधर 8 बच गया, तो सी का क्या हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं। कह रहा अगर 8 + 8 अगर हम 72 कर देते हैं, 5 + 5 की वैल्यू 30 कर देते हैं, 7 + 7 की वैल्यू 56 कर देते हैं, तो 6 + 6 क्या मिलेगा। देखो 8 में ना क्या करो आप 1 ऐड कर लो, मतलब 8 × 8 करोगे तो क्या होगा 64 ना। ठीक है, और उसमें अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो मेरे को 72 मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या करो उतना 1 ऐड मत करो, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ तो आप दो तरीके हैं, 8 में किसी 8 के अंदर 1 ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 9, 8 × 9 72, 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 5 × 6 × 5 30, मतलब 7 में 1 ऐड कर दोगे तो 8, 8 × 7 56, और 6 में 1 ऐड कर दो 7 × 6 7 42। ठीक है, तो हमारा 42 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है ना कि 8 × 8 कर लो, क्या मिल जाएगा 64, और उसमें देन जो वैल्यू उसी को ऐड कर दो 8 को, मतलब 5 × 5 कर लो 25, और 5 ही ऐड कर दो 30। यहाँ पे 7 × 7 कर लो 49, और इसमें 7 ऐड कर दो 56, यहीं पे 6 × 6 कर दो 36, और 6 ऐड कर दोगे 42। दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं हम। 16 नंबर कह रहा है टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में बालकनी को क्या लिखेंगे। देखो टेरेस के सारे वर्ड्स को अगर ऐड कर दोगे ना 25 18 18 1, ए का मतलब 1 हो गया, और सी का मतलब 3 हो गया, और 5 हो गया, ऐड कर दोगे वैल्यू विल बी 70। वैसे अपने को बालकनी वर्ड को ऐड कर दो, बालकनी का बी 2 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे आएगा, एल 12 नंबर पे आएगा, सी 3 नंबर पे आएगा, ओ 15 नंबर पे आएगा, एन जो होता है 14 नंबर पे, और वाई जो होता है 25 नंबर पे। सबको ऐड कर दोगे क्या मिल जाएगा मेरे को 5 5 10। ठीक है, ठीक है ना, 5 5, अच्छा ये 4 छूट गया, 10 4 14 3 17, और ये हो जाएगा 3 20 2 22। ठीक है, तो 2 इधर हमारा हो गया और बाकी 2 ऊपर रह गया। तो यूनिट डिजिट से 2 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। मैं पूरा क्यों जोड़ूं, मेरा जब इतना ही आंसर आ रहा है। तो यूनिट डिजिट देख लो ना, 2 सिर्फ एक ही का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी का, बाकी क्या होगा ऐड करने में वो तो अलग चीज़ें हैं। मेरे को यूनिट डिजिट मिल गया, आंसर हम करके आगे निकल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABGHMNST, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा ये चीज़ बताओ आप। कैसे करोगे आप इसको, देखो ABGHMNST, तो अगला क्या हो जाएगा भाई, ए में क्या जोड़ा है, जी में क्या जोड़ा, एम में क्या जोड़ा, ये चीज़ करो। तो BCDEFG मतलब 6 ऐड कर रखा है, इसमें भी 6 ऐड करोगे तो आपका कितना मिल जाएगा 7 + 6 = 13, 13 + 6 = 19। ठीक है, 19 में अगर 6 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 25। तो 25 नंबर पे क्या होता है वाई, तो वाई से स्टार्ट होने वाला कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। क्लियर है। बोलोगे ये क्या ABCD में आप गिनती कहाँ से कर रहे हो, मैं इनकी जो प्लेसमेंट होती है, पोजिशनिंग जो है ना अल्फाबेट के अंदर, उनके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे A1 नंबर पे, B2 नंबर पे, C3 नंबर पे, D4 नंबर पे, इस तरीके से पूरा आपको रटना होगा। फिर कह रहा है इनमें से बताओ गलत संख्या क्या है, फाइंड द रॉन्ग नंबर, विच इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है भाई, देखो 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 22 है, 22 के बाद 46 है, 96 है, 190 है, 382 है। इनमें से रॉन्ग क्या, देखो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दोगे 22, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दोगे 46, 46 में 2 से ऐड करके मल्टीप्लाई करके अगर 2 ऐड करोगे 98 आएगा, सॉरी 94 आएगा, जो कि यहाँ पे 96 है, तो गलत है ना ये तो नहीं होना चाहिए, 94 होना चाहिए यहाँ पे, तो 96 गलत है ऑप्शन नंबर सी में। 19 नंबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का बेस जो है ना 9 सेंटीमीटर है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे जो है ना ये हमारा है, ये बेस है 9 सेंटीमीटर, इनका एरिया है 81, तो इनका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेबी को बेस पसंद है वो वाला हो गया, एरिया 81 हो गया। तो 1/2 हाइट मेरे को पता नहीं है, बेस हमारा 9 है, 81
ये 9 टाइम्स में कटेगा, हाइट बराबर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल भी सही है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, आमिर और अकबर एक काम को 30 डेज और 15 डेज में पूरा कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, करने दो उनको। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो बाकी बच्चे को आमिर अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? भाई सुनो, मैथ मास्टर क्लास 1 के अंदर ये चीज़ करा रखा है, याद है आपको? मैंने कैसे बोला था, अगर कोई इंसान काम छोड़ के चला जाए तो कैसे करोगे? छोड़ के कौन जा रहा है? अभी यहाँ पे अकबर भाग रही है, तो अकबर पूरा काम 15 दिन में कर सकता था, तो 1 काम 15 दिन में कर सकता था, लेकिन ये छोटा 8 दिन किया और बटा में 15, ये 15 दिन में पूरा खत्म कर सकता था, तो उसने एक दिन में कितना काम किया वो निकाल लेंगे। अब इंटू एंड तक का जो अमीर बेचारा एंड तक 30 डेज तक ये कर सकता था, तो पूरा काम अमीर लास्ट में जो करेगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30, इट विल बी 7 बटा में 15, ये कटाओ ना यार, 15 दूनी 30, तो यहीं पे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बटा में 15 को हटा दो, 14 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21 देखो कह रहा है ना, 3 साल पहले कस्बे की क्या कहते हैं, कस्बे की, ठीक है, कस्बे की, ओके, आबादी जो थी ना इतनी थी, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख थी। यदि पिछले 2 लाख की पॉपुलेशन के साथ ये कस्बा है, वाह भाई। यदि पिछले 3 वर्षों में यह क्रमशः 4%, 6% और 10% के साथ वृद्धि हुई, तो शहर की वर्तमान बताओ। 2 लाख पॉपुलेशन को अगर हम 3 बार इंक्रीज करेंगे, पहले 4%, फिर 6%, फिर 10%, तो ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? कहोगे सर कुछ नहीं करने का, पहले इनको 4% बढ़ा दो, फिर 6% बढ़ा दो, फिर 10% बढ़ा दो, 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये 6 0 कटाओ, तो 1 2 3 4 5 को कटा और इधर एक 6 को कटा, तो मिला मेरे को 2 104 106 11। तो इसका यूनिट डिजिट में निकाल लेता हूँ, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 इंटू 8, मतलब यूनिट डिजिट मेरा समथिंग 8 आ रहा है, 8 यूनिट डिजिट मेरे सी के अंदर है, देखो तो आंसर है ना सी, तो सही है हमारा 24252 है। अगर मेरा यूनिट डिजिट अगर 3 आता तो ये मेरे लिए कैलकुलेटिव हो जाता ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कैलकुलेटिव नहीं होता, ठीक है, मैं इसको कर ही लेता, बिकॉज ये 2 को मैं ना इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ, इसके यूनिट डिजिट से करूँ, इसके यूनिट डिजिट से करूँ, तो मेरे को यूनिट इसका मतलब है ना, सॉरी यूनिट नहीं, ये एंड वाले डिजिट से करूँ तो मेरे को 2 मिल रहा था, तो हमारा ए तो होने ही वाला नहीं था कभी भी, ठीक है, तो इसका जो एंड मतलब होगा, ये नंबर होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट विल बी 2। इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है, बाकी अपना अपना लॉजिक, आप पूरा चाहते हो पूरा गुना करो, मैं नहीं चाहता मैं नहीं करूँगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा 16 मिनट में पूरा कर लेता, तो कुल दूरी बताओ। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और मेरे को यहाँ पे स्पीड एक नहीं दो दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना होगा, और जो भी 2 बराबर भाग में जब निकालते हैं, जब भी किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं अलग अलग स्पीड से 2 इक्वल पार्ट में बांट के, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2, और हमारा टाइम का टाइम रहने दो, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 20 बटा में 18 प्लस 20, और टाइम देखो 1 घंटा 16 मिनट है ना, तो 1 घंटा 16 मिनट को अगर हम पूरा मिनट में चेंज करेंगे तो इट विल बी 76 मिनट, और घंटा में चेंज करने के लिए मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 20 बटा में ऐड कर दो 38 इंटू 76 बटा में 60, तो 20 से ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कितने बार में 6 बार में कटेगा, और 38 काट देगा इसको 2 बार में, मतलब मेरे को मिल गया 2 इंटू 6 इंटू 2, 24 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा होगा, तो उस स्पीड के साथ लिमिट टाइम के अंदर। 23 देखो कह रहा है किसी पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई बताओ क्या है। देखो पतंग आसमान में अगर कभी भी उड़ रहा होगा ना, तो इसकी लहरिया कट इस तरीके से धागा रहेगी, और ये हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। अब जो कह रहे हैं कि ज़मीन से हाइट बताओ, तो ये भाई नीचे से नापोगे तो ये हमारी हाइट हो गई, और ये धागे की लंबाई है इसकी स्ट्रिंग की 120 मीटर, तो ये मेरे को यहाँ पर हाइपोटेनियस और मेरे को ये दे रखा है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू मेरे को चाहिए, परपेंडिकुलर पता नहीं है, और ये मेरा है 120 मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√2 बराबर P बटा में 120, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 120 बटा √2,
मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो रूट बटा रूट टू से मेरे को रेशनलाइज करना होगा, तो ये हो जाएगा 120 रूट टू बटा में 2, डेट इज 60 रूट टू। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है यहाँ पे। 24 देखो कह रहे हैं टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू के फॉर्म में सवाल है। देखो टेन 28 डिग्री इंटू टेन 62 डिग्री, तो मैंने बोला था ना जब भी इस फॉर्मेट में सवाल दे तो थीटा वन प्लस थीटा टू को ऐड कर दो, अगर 90 डिग्री आता है तो टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू बराबर 1 होगा। अगर इस ऐसे होता है दोनों मल्टीपल फॉर्म में है और दोनों की थीटा की वैल्यू को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 28 प्लस देखो 28 प्लस 62 बराबर 90 हो जाता है ना, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। ओके ना, चलो बी ऑप्शन ठीक है। 25 देखो कह रहे हैं धारा के साथ, कौन धारा के साथ चलते हुए एक नाव की गति जो है ना 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विरुद्ध चलते हुए उस गति की है ना, अबे यार उसकी गति जो है ना 28 किलोमीटर है। उस गति में ना हिंदी कभी कभी गलती पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। स्थिर पानी में नाव की गति क्या हो जाएगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ बोट मूविंग विद द स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, वाइल दैट ऑफ गोइंग अप स्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो सबसे पहले मेरे को दो स्पीड मानना होगा। स्पीड मेरे को सबसे पहले क्या हो जाएगा, उस बोट का स्पीड होता है एक, मान लो आप पानी के अंदर तैरोगे तो आपका भी कुछ स्पीड होगा, और मान लो पानी जिस दिशा में, स्ट्रीम जिस दिशा में जा रही है उसका भी कुछ होता है। और एक किसका स्पीड होता है भाई, स्ट्रीम का स्पीड होता है, मतलब धारा की स्पीड होती है, ठीक है। तो मान लो बोट की जो स्पीड है वो x है और स्ट्रीम की जो स्पीड है y है। तो मेरे को जब धारा जिस दिशा में जा रहा है अगर उस दिशा में मैं जाऊं तो मैं धारा में स्ट्रीम की स्पीड और मेरी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, इसलिए वो स्पीड ज़्यादा होती है। और मैं उसका अपोजिट करूंगा तो वो मेरे को क्या करेगा, रोकेगा, तो माइनस करते हैं, घट जाता है। मैं अगर इसको ऐड कर दूं तो ये मेरे को मिल जाएगा 2x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू मिल गई ना, जो कि मेरी बोट ऑफ स्पीड थी, स्पीड ऑफ बोट थी। ओके ना, आगे बढ़ो। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इस वाले फोटो को ऐसे लिख देते तो इस वाले को कैसे लिखेंगे। गाइस देखो यहाँ पे है ना, पेन का कलर चेंज कर दूं, ठीक है। देखो ये जो सर्कल सा है इसका टोपी पहना दिया इसने, तो इस सर्कल को भी टोपी पहनाओगे तो डी तो नहीं होगा, ये टोपी की जगह पे टोपा पहना रखा है इसको, तो इनको हटने दो। एक चीज और है इसके अंदर, देखो 1 2 3 इसके हैंड थे इधर, तो इसको 2 बना दिया। तो इसमें भी एक काम करो ना, 1 2 3 4 है तो मेरे को 3 बनाने होंगे, जो कि सी के अंदर है, ठीक है। और डी के अंदर क्यों नहीं है, बिकॉज इसका हैंड देखो कैसे है, जबकि इसका हैंड देखो कैसे है, मेन हैंड जो है, बाकी नीचे की जो जो भी कह रहे हो वो में बहुत डिफरेंट है। फिर देखो ये फोटो है, इसको ऐसे लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये छोटा सा पार्ट जो है ना इसको बाहर से हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, और बाहर का जो फोटो बड़ा वाला पार्ट है अंदर की तरफ डार्क कर दे रहे हैं। मतलब सर्कल को अंदर करके भर दो तो सी तो नहीं होगा, अंदर जाएगा, डॉट हो जाएगा वो। और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे और इसको मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे, तो मेरे को ये वाला पार्ट इस तरीके से मिलेगा, और अंदर ये रहेगा जो कि डी के अंदर है, ठीक है। ए नहीं हो सकता बिकॉज ये लाइन तो एक्स्ट्रा ऐड करा गया है, सवाल में है ही नहीं वैसा। 28 में देखो इस वाले फिगर को ना मेरे को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा गाइज। यहाँ पे सबसे पहले इस फोटो को ना मैं अगर यहाँ पे मिरर कर दूँ तो मेरे को ये मिलेगा, तो मैं इसको अगर मिरर कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी तो मेरे को मिलेगा। बट गाइज एक चीज़ इसके अंदर मेरे को ये बताना होगा, सिर्फ साइड मिरर से ये काम नहीं चलेगा। साइड मिरर से काम क्यों नहीं चलेगा, इसके पीछे का लॉजिक है। साइड मिरर से काम क्यों नहीं चलेगा, इसको ना अब मैं साइड मिरर से काम नहीं चलेगा, इसको मतलब नीचे का मिरर लगाओ तब जाके ये काम चलेगा। ओके, क्योंकि ये वाला अगर साइड मिरर से काम चलता तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाता, और ये ऐसे के ऐसे कोई ऑप्शन में है नहीं, नीचे की तरफ एरो, तो ये ना वाटर मिरर कर रखा गया है क्वेश्चन का। तो इसका मैं वाटर मिरर करूँ तो ये एरो नीचे आ जाएगा, ये एरो ऊपर चला जाएगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है बिल्कुल भी सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, बाहर के साथ जो ट्रायंगल था उसको अंदर कर दिया और अंदर का स्क्वायर को बाहर कर दिया। तो बाहर का जो ये जो है ना स्क्वायर है मैं उसको अंदर करूँगा, स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और ये जो अंदर का ये है ना पेंटागोन, डेट विल बी बाहर, तो पेंटागोन बाहर है। और एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल है ना इसको हमने थोड़ा सा घुमा के इधर से इस तरीके से किया है, तो मेरे को इस पेंटागोन को भी घुमाना ही पड़ेगा। तो कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ मैटर करता है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तब जाके ये ऐसे आएगा। तो मैं इस पेंटागन को 90 डिग्री घुमाऊंगा तो बिल्कुल भी मेरा ऑप्शन नंबर ए नहीं देगा, बी ही देगा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो कह रहा है 500 का 3.2%, एक्स का 2.4%, 288 है तो इस एक्स की वैल्यू बता दो, वाट की वैल्यू बता दो। देखो कहीं से सिंपल से 500 का मैं अगर 3.2 लिखूं तो 32/10 इंटू 100 में लिखूंगा। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 लिखा और बाकी 100% के लिए इंटू वाट को मैंने एक्स मान लेता हूँ, एक्स का 2.5 ना, तो मैं 24/10 इंटू 100% की जगह 288। तो मेरे को ये 0 0 कटा दो। ठीक है, ये 5 2 सा कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, और ये 24 से मैं कटाऊँ तो एक बार में, और ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये मैं 4 के टेबल से कटाऊँ तो 4 बार में, और ये 4 के टेबल से 3 बार में, और ये 4 जो है ना 100 को 25 बार में कटा देगा। मतलब x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 25 इंटू 3, मतलब 750 मेरे को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो गाइस कमेंट करके बताओ आप कितना स्कोर आपने किया इस मॉक के अंदर। जेन्युइन मॉक बताना, जेन्युइन मार्क्स बताना कितना स्कोर किया। और फिर से मैं याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स को है ना व्हाट्सअप करके आप बाय करो और एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाओ। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। मैथ लास्ट टाइम अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारी जो है ना मास्टर क्लास को फॉलो करो और उसके बाद इस पीडीएफ से पढ़ो। रीजनिंग खाली पीडीएफ से पढ़ लो, 100% रीजनिंग बन जाएगा। करंट अफेयर, जीके और वगैरह सब कुछ पीडीएफ से बहुत इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव भी किया है पहले से, और इस बार जाओ, सबको है यही चीज़ कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन करो, लास्ट टाइम में रिवीजन ज़्यादा करो, और जेन्युइन मार्क्स बताना कमेंट में, झूठा सच्चा नहीं बोल देना कि हमने 30 में 30 कर लिया। जो आया वो जेन्युइन बताना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।